सुन इधर सुन, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड। पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। देख, कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में जब पहले क्या क्या जानते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा? नेक रीजन में, नेक रीजन में प्रेजेंट होगा। फिर ट्रेकिया के सामने प्रेजेंट होगा ना। फिर देख देख बचपन में पढ़ के रखे हुए क्या क्या, ये हो गया हमारा क्या? ट्रेकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया को ही दूसरे नाम में क्या बोलेंगे? विंड पाइप। ट्रेकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट कौन सा ग्लैंड होगा? कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा? थायराइड ग्लैंड। क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नंबर में कितना होगा? एक ही। नंबर में कितना होगा? एक ही। दोन लेकिन लोब का होगा दो ठो, एक लेफ्ट लोब, एक राइट लोब। दोनों लोब आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होगा? कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलेंगे? स्थमस। स्थमस नाम का एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। उस कनेक्टिव टिश्यू के मदद से दो थायराइड लोब आपस में जुड़ा होगा। तो ये स्थमस क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये क्या करेगा? दोनों थायराइड लोब को आपस में जोड़ करके रखेगा। इट कनेक्ट बोथ थायराइड लोब। देख थायराइड ग्लैंड, अभी इसके बारे में देखेंगे जो क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होगा? थायराइड ग्लैंड। माँ का गर्भ में, बच्चा में, जब बच्चा माँ का गर्भ में होगा, जब बच्चा फिटस अवस्था में होगा, सबसे पहले कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड बनेगा? तो जवाब होगा थायराइड ग्लैंड होगा। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर होगा? मेरा नेक रीजन में। फिर दूसरा अगर हम जवाब देना चाहे तो ट्रेकिया के सामने प्रेजेंट होगा। थायराइड ग्लैंड में लोब कितना होगा? दो। दोनों लोब आपस में जो जुड़ा होगा, किसके थ्रू जुड़ा होगा? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्थमस। इट कनेक्ट बोथ थायराइड लोब। कौन? स्थमस। इतना पढ़े है ना? हाँ, फिर देखो, फिर पढ़े हुए थे कि थायराइड ग्लैंड में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होता है। मैक्सिमम ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगा कौन सा ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड में। मतलब 1 मिनट में कितना ml सप्लाई होगा? तो 100 ml। कितना ml? 100 ml। सब बात लिखेंगे ना। हाँ, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। माँ का गर्भ में सबसे पहले कौन सा ग्लैंड बनेगा? थायराइड ग्लैंड। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कौन सा ग्लैंड में होगा? थायराइड ग्लैंड। इसलिए जब थायराइड का सर्जरी पढ़ेंगे ना, थायराइड का सर्जरी पढ़ेंगे तो देखेंगे थायराइड का सर्जरी के जस्ट बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होता है, उस चीज का कॉम्प्लिकेशन होता है तो ब्लीडिंग का। किसका कॉम्प्लिकेशन होगा? ब्लीडिंग का। थायराइड सर्जरी करने के बाद अगर ट्यूमर हो गया हो तो थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड को जब निकालेंगे तो निकालने के जस्ट बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? तो इस थायराइड ग्लैंड से ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। जब यहाँ पट्टा जहाँ हम ड्रेसिंग कर देंगे, इसके बावजूद भी थायराइड ग्लैंड से क्या ज्यादा देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अगर थायराइड ग्लैंड का किसी पेशेंट में सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के जस्ट बाद ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। तो अब ब्लीडिंग तुम उस पेशेंट में अगर एसेस करोगे, कैसे करके एसेस करोगे? यहाँ ये ऊपर थायराइड ग्लैंड को ऊपर का ड्रेसिंग को देख के कि पीछे गर्दन का पीछे कितना भीगा हुआ है उसको देख के बताओ। देखो, थायराइड ग्लैंड का सर्जरी जो पेशेंट करेगा तो सर्जरी करके वो सो जाएगा ना, सोएगा कि नहीं सोएगा? हाँ, तो अगर हम उसमें ब्लीडिंग को एसेस अगर उसका ड्रेसिंग वाला चीज को देख के करेंगे तो वो हमारा सही आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। रियल में ब्लीडिंग होगा, वो ब्लीडिंग पीछे 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 किधर चले जाएगा? गर्दन के पीछे चले जाएगा। तो गर्दन के पीछे कितना भींगा हुआ है ये इंडिकेट करेगा कि कितना ब्लीडिंग हुआ है। समझ रहे हो? ये थायराइड का जब सर्जरी पढ़ेंगे तो वो देखेंगे।
अभी फिलहाल क्या क्या लिखेंगे देखो, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड को। पहला ग्लैंड जो मां का गर्भ में सबसे पहले बनेगा, समझ रहे हो ना? फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड which form in इंट्रायूटेराइन लाइफ। मां के गर्भ में सबसे पहले कौन सा ग्लैंड बनेगा? थायराइड ग्लैंड। समझ रहे हो? मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कौन सा ग्लैंड में होगा? मैक्सिमम ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई प्रेजेंट कौन सा ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड में। कौन सा ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड में। कितना ml पर मिनट? तो 100 ml पर मिनट। समझ रहे हो? देखो थायराइड ग्लैंड का अगर तुमको शेप पूछेगा, अभी हम शेप भी बनाएंगे, इसका शेप होगा एच शेप, या दूसरे नाम में इसको बोलेंगे बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप का अर्थ क्या हो गया? तितली के आकार का ग्लैंड होगा। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड होगा। देखो और थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, थायराइड ग्लैंड का वेट 35 ग्राम, जिसको एवरेज में 20 से 30 ग्राम भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, देखो क्या हो गया। तो अब कलर कौन सा होता थायराइड ग्लैंड का? हाँ, थायराइड ग्लैंड का कलर, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो फिक्स है कलर रेड होगा ही, होगा नहीं तो कैसा कलर होगा? रेडिश पिंक कलर का होगा। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होगा। जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड हुआ, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे एड्रियल ग्लैंड हो, चाहे थाइमस ग्लैंड हो, चाहे पैराथायराइड ग्लैंड हो, सब ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो थायराइड ग्लैंड। जब लार्जेस्ट होगा तो इसमें ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगा। कितना ब्लड सप्लाई होगा? 100 ml पर मिनट। मां का गर्भ में सबसे पहले कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड बनेगा? तो थायराइड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि मां का गर्भ में सबसे पहले बच्चा में कौन सा ग्लैंड बनेगा? थायराइड ग्लैंड। इसका बनने का रीजन ये होता कि मां का गर्भ में जो बच्चा डेवलप होगा, उस डेवलपमेंट के लिए, बच्चा का फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा? तो इसका जवाब क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसीलिए थायरॉक्सिन हार्मोन मां का गर्भ में सबसे ज्यादा बच्चा के लिए जरूरी होगा। तो इसीलिए बच्चा का बॉडी में सबसे पहले कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड बनेगा? तो थायराइड ग्लैंड। क्यों? ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन निकल सके, ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन के मदद से बच्चा का फिजिकल ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ हो सके। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चा में नहीं बन पाया, थायराइड ग्लैंड बच्चा में नहीं बन पाया, अगर बन भी पाया तो बच्चा में थायरॉक्सिन हार्मोन का कमी रह गया, तो बच्चा का स्केलेटल ग्रोथ इफेक्ट होगा और बच्चा का मेंटल ग्रोथ भी इफेक्ट होगा। जब वो बच्चा डिलीवर्ड होगा तो बच्चा में थायरॉक्सिन का कमी देखने को मिलेगा और बच्चा में थायरॉक्सिन का कमी के वजह से बीमारी देखने को मिलेगा। बीमारी को बोलेंगे क्रिटिनिज्म। कौन सा बीमारी? क्रिटिनिज्म। समझ रहे हो ना? तो मां का गर्भ में बच्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होगा? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। बात समझ रहे हो ना? कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। तो अब वो थायरॉक्सिन हार्मोन मां के गर्भ में सबसे ज्यादा बच्चा के लिए जरूरी। जब तक थायराइड ग्लैंड बच्चा में नहीं बनेगा तब तक बच्चा को सप्लाई किससे होगा? मां से। किससे सप्लाई होगा? मां से सप्लाई होगा कि नहीं होगा? अगर मां ही थायरॉक्सिन का कमी हो जाए, मां का थायराइड ग्लैंड खराब हो जाए और मां का शरीर में थायरॉक्सिन का कमी हो जाए, तो ये कमी बच्चा को खलबलाएगा कि नहीं? ये कमी बच्चा को इफेक्ट डालेगा कि नहीं?
डालेगा ना। हाँ, तो इसीलिए अगर माँ हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है तो माँ हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है तो अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन बच्चा में सप्लाई हो गया, जब माँ में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम है तो बच्चा में भी कम जाएगा। तो बच्चा तब तक तो कम जाएगा जब तक बच्चा का खुद का थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड ना बन जाए। माँ में थायरोक्सिन का कमी है तो बच्चा में भी थायरोक्सिन हार्मोन कम जाएगा। बच्चा में भी थायरोक्सिन हार्मोन कम जाएगा तो बच्चा का मेंटल ग्रोथ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बच्चा अगर जन्म भी लेगा तो वो बच्चा नॉर्मल आईक्यू का, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ का वो बच्चा नहीं रह पाएगा। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए जितना भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के जस्ट बाद वो एंटीनेटल चेकअप में जाएगा, डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट के लिए जाता है कि मेरा बच्चा किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है, मेरा बच्चा का पोजीशन किस प्रकार है। तो डॉक्टर उसका उस फीमेल का थायराइड फंक्शन टेस्ट लिखता है कि आप थायराइड फंक्शन टेस्ट कराइए। तो अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट में उस मदर का थायरोक्सिन हार्मोन नॉर्मल भी आता है, कौन कैसा है? थायराइड फंक्शन टेस्ट में थायरोक्सिन हार्मोन उस माँ का नॉर्मल भी आता है तो जो अच्छा डॉक्टर होगा ना वो फिर भी उस फीमेल को, उस मदर को एक्स्ट्रा थायरोक्सिन का टेबलेट लिख के देता है कि आप एक्स्ट्रा थायरोक्सिन का टेबलेट भी खाइए। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी में थायराइड हार्मोन का जरूरी ज्यादा है। ज्यादा खाएगा तो ज्यादा मात्रा में किसको सप्लाई होगा? माँ से ही नहीं सप्लाई होगा बच्चा में। ज्यादा अगर थायरोक्सिन अगर होगा फीमेल का बॉडी में, वो सप्लाई किस में होगा? बच्चा में। बच्चा में सप्लाई होगा तो बच्चा का मेंटल ग्रोथ ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चा वेल बीइंग मेंटल ग्रोथ के साथ पैदा होगा, अच्छा मेंटल ग्रोथ के साथ पैदा होगा। और वो बच्चा जब मेंटल ग्रोथ ही अच्छा हो रखा है बच्चा का, अब बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा है तो बच्चा तेज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए डॉक्टर एंटीनेटल चेकअप में अगर फीमेल का बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में है भी, फिर भी डॉक्टर उसको क्या सप्लाई करता है? बाहर से थायरोक्सिन का टेबलेट, थायरोक्सिन का कैप्सूल उसको एडवाइज करता है ताकि हल्की फुल्की अमाउंट में भी थायरोक्सिन का कमी बच्चा में ना रह जाए। नहीं तो बच्चा में क्या फर्क पड़ जाएगा? मेंटल ग्रोथ फर्क पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं? तो थायरोक्सिन हार्मोन का और फंक्शन में हम लिख सकते हैं। अभी तो हम फंक्शन नहीं ना लिख रहे हैं, अभी क्यों लिखेंगे? इतना को लिखा। हाँ, लिखो इतना को। बोलो प्रिंस। देखो स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड सबसे पहले पढ़ चुके, कैसा शेप का होता है? एच शेप या बटरफ्लाई शेप, तितली के आकार का। देखो क्या बन गया? एच शेप का। ये थायराइड ग्लैंड का एक लोब, ये दूसरा लोब। हाँ, लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आपस में जो जुड़ के है, किसके मदद से? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस। होगा ना? देखो एच शेप का नहीं लग रहा है ये थायराइड ग्लैंड? लग रहा है कि नहीं? हाँ, या तितली के जैसा नहीं लग रहा है? तितली के जैसा लग रहा है। देखो अब थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार का सेल होगा। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। देखो ये एक सेल हो गया। फिर देखो दूसरा सेल भी थायराइड ग्लैंड में होता है। समझ रहे हो ना?
तो ये पूरे का पूरे हम क्या बनाए, थायराइड ग्लैंड बनाए। ये थायराइड ग्लैंड का एक लोब, ये थायराइड ग्लैंड का दूसरा लोब। दोनों लोब्स आपस में कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या जुड़ा हुआ है, स्थमस के थ्रू जुड़ा हुआ है। देख आप थायराइड ग्लैंड में तुम दो प्रकार का सेल देख रहा है, एक देखो गोल करके है, एक देखो एस शेप के जैसा लग रहा है ना। तो जो गोल करके सेल है इस सेल को हम बोलेंगे कैसा सेल, फॉलिकुलर सेल। कौन सा सेल, फॉलिकुलर सेल बोलेंगे। हाँ, जबकि ये एक अलग प्रकार का सेल जो है, जो गोल के अलावे है, इस प्रकार का सेल को हम बोलेंगे पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल, समझा। अब फोलिकुलर सेल में एक प्रोटीन कंटेन होगा जिसको बोलेंगे थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन कौन सा सेल में, फॉलिकुलर सेल में कौन प्रोटीन का चेन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, थायरोग्लोबुलिन। समझ रहे हो। अब ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का चेन में क्या कौन सा आयन आके जुड़ जाएगा, आयोडीन। दोनों जुड़ करके क्या बन गया, मोनोआयोडोथायरोनिन बन गया, बना। हाँ, मोनोआयोडोथायरोनिन को हम शॉर्ट में MIT भी लिख सकते हैं, MIT भी लिख सकता है कि नहीं। मतलब हमको ये जानना है कि थायराइड ग्लैंड से किस प्रकार थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो बेसिक से देखना पड़ेगा ना। ये हम थायराइड ग्लैंड बनाए, दो प्रकार का सेल देखे, एक गोल सेल जिसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर सेल, दूसरा पैराफोलिकुलर सेल। इसको अभी छोड़ देते हैं। फॉलिकुलर सेल में एक प्रोटीन की चेन होता है जिसको हम बोलेंगे थायरोग्लोबुलिन। वो किस आयन से जुड़ेगा, तो आयोडीन। थायरोग्लोबुलिन आयोडीन से जुड़कर क्या बनेगा, मोनोआयोडोथायरोनिन बन गया, थायरोनिन बन गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, MIT। क्या बोलेंगे, MIT। समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार मोनोआयोडोथायरोनिन ये फॉलिकुलर सेल में बहुत सारा होगा कि नहीं होगा। अब देखो कैसे करके थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। देखो मोनोआयोडोथायरोनिन फिर प्लस मोनोआयोडोथायरोनिन। जब दो ठो मोनोआयोडोथायरोनिन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, डाइआयोडोथायरोनिन बनेगा कि नहीं बनेगा रे। हाँ, क्या बनेगा, डाइआयोडोथायरोनिन, जिसको DIT भी बोल सकता है कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं रे भैया। दो ठो, एक ठो मोनोआयोडोथायरोनिन प्लस दूसरा भी मोनोआयोडोथायरोनिन आपस में मिल करके क्या बन गया, डाइआयोडोथायरोनिन। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। हाँ, अब ये सब डाइआयोडोथायरोनिन मोनोआयोडोथायरोनिन किसके अंदर है, फॉलिकुलर सेल के अंदर ही है, सब अंदर ही चल रहा है। अब देखो तो डाइआयोडोथायरोनिन बन गया। अब ये डाइआयोडोथायरोनिन हो सकता है कोई दूसरा मोनोआयोडोथायरोनिन से जुड़ जाए, जो किसके अंदर होगा, फॉलिकुलर सेल के अंदर ही होगा। तो डाइआयोडोथायरोनिन मोनोआयोडोथायरोनिन के साथ जुड़ गया तो कैसे क्या बन गया, ट्राइआयोडोथायरोनिन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। या डाइआयोडोथायरोनिन दूसरा डाइआयोडोथायरोनिन के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, टेट्राआयोडोथायरोनिन बनेगा ना। टेट्राआयोडोथायरोनिन जिसको T4 हार्मोन बोलते हैं, और ट्राइआयोडोथायरोनिन जिसको T3 हार्मोन बोलते हैं। समझ रहे हो। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां तक दिख रहा है, देखो तो देखो तो नहीं दिख रहा है, देखो यहां तक समझाना। फॉलिकुलर सेल से थायरोग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन का चेन निकलता, ये प्रोटीन का चेन से आयोडीन जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया तो मोनोआयोडोथायरोनिन बन गया। यहां तक समझा। मोनोआयोडोथायरोनिन को MIT भी बोलेंगे, यहां तक दिक्कत। दो ठो मोनोआयोडोथायरोनिन प्लस मोनोआयोडोथायरोनिन
दोनों जुड़ करके क्या बनेगा, मोनो मोनो डाई होगा, तो डायएडोथेरोनिन बना कि नहीं, तो वो डायएडोथेरोनिन यहाँ लिख दिए। शॉर्ट में हम देखो लिखे मोनोएडोथेरोनिन प्लस मोनोएडोथेरोनिन को क्या बोलेंगे, डायएडोथेरोनिन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ, अब देखो अगर फिर देखो डायएडोथेरोनिन को किससे जोड़ देंगे, मोनोएडोथेरोनिन से जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो, हाँ, ये एक डायएडोथेरोनिन को फिर किसी दूसरे मोनोएडोथेरोनिन से जोड़ देंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं डायएडोथेरोनिन को मोनोएडोथेरोनिन से जोड़ दिए, डाई में और एक को मोनो जुड़ गया तो ट्राई हो जाएगा। क्या बन गया, ट्राइआइडोथेरोनिन। फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, ट्राइआइडोथेरोनिन बन गया। तो ट्राइआइडोथेरोनिन तो क्या बन गया, डायएडोथेरोनिन मोनोएडोथेरोनिन से जुड़ करके क्या बन गया, ट्राइआइडोथेरोनिन। ट्राइआइडोथेरोनिन को ही हम कौन सा हार्मोन बोलेंगे, T3 हार्मोन। कौन सा हार्मोन, T3 हार्मोन बोलेंगे कि नहीं। हाँ, अब देखो दो ठो डायआइडोथेरोनिन जुड़ जाएगा तो डाई प्लस डाई टेट्राआइडोथेरोनिन, जिसको हम कौन सा हार्मोन बोलेंगे, T4 हार्मोन बोलेंगे। देखो तो डायआइडोथेरोनिन प्लस डाइआइडोथेरोनिन आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, टेट्राआइडोथेरोनिन। चार ठो मिल गया। टेट्राआइडोथेरोनिन को हम क्या बोलेंगे, कौन सा हार्मोन, T4 हार्मोन बोलेंगे ना। यही T3 और T4 हार्मोन को हम मेनली कौन सा हार्मोन बोलेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन। समझा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकला, ये दो फॉर्म में निकलेगा, एक T3 फॉर्म में जिसको हम बोलेंगे ट्राइआइडोथेरोनिन, दूसरा T4 फॉर्म में जिसको हम बोलेंगे टेट्राआइडोथेरोनिन बोलेंगे। मेन थायरॉक्सिन हार्मोन किसको बोलेंगे, तो T4 को। मेन थायरॉक्सिन हार्मोन किसको बोलेंगे, T4 को बोलेंगे। हाँ, तो किस प्रकार T3 हार्मोन और T4 हार्मोन आपस में बना देखा। हाँ, फिर से सुनो, थायराइड ग्लैंड हो गया ये। थायराइड ग्लैंड में एक सेल होगा जिस सेल को बोलेंगे फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल में प्रोटीन का चेन होगा जिसको बोलेंगे थायरोग्लोबुलिन। इसके अंदर में ही घटना घट रहा है सब कुछ। थायरोग्लोबुलिन आयोडीन के साथ जुड़ के क्या बनेगा, मोनोएडोथेरोनिन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे MIT। तो दो मोनोएडोथेरोनिन आपस में जुड़ेगा तो डायएडोथेरोनिन बनेगा ना। तो वही लिखे है मोनोएडोथेरोनिन प्लस मोनोएडोथेरोनिन, शॉर्ट में मोनोएडोथेरोनिन प्लस मोनोएडोथेरोनिन आपस में जुड़ के क्या बन गया, डायएडोथेरोनिन। डायएडोथेरोनिन बना ना। हाँ, ये डायएडोथेरोनिन बना दिया। अब ये डायएडोथेरोनिन या तो डाई के साथ जुड़ के टेट्रा बन सकता है, या तो मोनो के साथ जुड़ के ट्राइएडोथेरोनिन बन सकता है। वही हम दिखाए ऊपर में, डायएडोथेरोनिन मोनोएडोथेरोनिन के साथ मिलकर क्या बन गया, ट्राइएडोथेरोनिन, जिसको कौन सा हार्मोन बोलेंगे, T3 हार्मोन। या ये डाइएडोथेरोनिन डाई के साथ ही जुड़ करके क्या बन जाएगा, चार बन जाएगा। तो डायएडोथेरोनिन प्लस डायएडोथेरोनिन मिलकर क्या बन गया, टेट्राएडोथेरोनिन। टेट्राएडोथेरोनिन जिसको क्या बोलेंगे, T4 हार्मोन। तो ये T3 और T4 हार्मोन जिसको मिला के क्या बोलेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन। कहां से निकलेगा, फॉलिकुलर सेल। थायराइड ग्लैंड का फॉलिकुलर सेल से ये निकलेगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो T3 और T4 हार्मोन होता, इस हार्मोन को बनाने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार, कौन सा मिनरल जिम्मेदार, तो क्या जवाब दोगे, आयोडीन। इसलिए कहा जाता है ना, आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तभी तो हमारा बॉडी में थायरॉक्सिन बनेगा, तभी तो वो थायरोग्लोबुलिन से मिलकर मोनोएडोथेरोनिन बनेगा, तभी लास्ट में वो T3 और T4 हार्मोन बनेगा। इसीलिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, हार्मोन, या कौन सा मिनरल जरूरी होगा, आयोडीन मिनरल जरूरी होगा। कौन सा हार्मोन के लिए, T3 और T4 हार्मोन के लिए। तो इस प्रकार T3 और T4 हार्मोन किस प्रकार फॉलिकुलर सेल से बना, समझ गए, समझे कि नहीं। हाँ,
उसको उतारो। देख, थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन निकालेगा। एक फॉलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन। जो इसका थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन हम देखेंगे आगे। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड में दूसरा सेल भी है, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? पैराफोलिकुलर सेल। कौन सा सेल? पैराफोलिकुलर सेल। समझ रहे हो ना? तो ये पैराफोलिकुलर सेल थायराइड ग्लैंड का कौन सा हार्मोन निकालेगा? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालेगा। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। समझ रहे हो? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्सीटोनिन हार्मोन कहां से निकलेगा? थायराइड ग्लैंड से कि पैराथायराइड ग्लैंड से? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्सीटोनिन हार्मोन कहां से निकलेगा? थायराइड ग्लैंड से कि पैराथायराइड ग्लैंड से? जवाब देंगे थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड का कौन सा सेल से? पैराफोलिकुलर सेल से। समझ रहे हो? हाँ, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। जब कम करेगा तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कम करेगा। कब कम करेगा? जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, तभी ना कम करेगा। हाँ, तो इसीलिए इसको कौन सा हार्मोन बोलेंगे दूसरे नाम में? हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन। थायराइड ग्लैंड का पैराफोलिकुलर सेल कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालेगा। चूंकि ये कैल्सीटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कम करता है, इसलिए इसको कौन सा हार्मोन बोलेंगे? हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन बोलेंगे। अभी हम यहां लिखेंगे कैल्सीटोनिन हार्मोन का फंक्शन, लिख सकते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ये हार्मोन का फंक्शन किसको रेगुलेट करेगा? कैल्शियम लेवल को। किसको रेगुलेट करेगा? कैल्शियम लेवल को। कम करेगा कैल्शियम के कि ज्यादा? कम करेगा। कम किया तो इसलिए ब्लड, इसको हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन बोलते। हाँ, इट डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। नॉर्मली ब्लड कैल्शियम लेवल देखो, नॉर्मली ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होता? 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता। पढ़ के रखे है ना? 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता नॉर्मली कैल्शियम का लेवल। अगर 10 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए कैल्शियम का लेवल, तब उसको कम करने का काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। हो सकता है ना 10 के स्थान 15 मिलीग्राम हो जाए, 20 मिलीग्राम हो जाए, तो उसको कम करने का काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। समझ रहे हो? किस किस प्रकार से कम करेगा? ब्लड में जब भी कैल्सीटोनिन हार्मोन बढ़ेगा तो ब्लड में जब भी कैल्शियम बढ़ेगा, ब्लड में जब भी कैल्शियम बढ़ेगा तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा? कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन। ये हर हाल में ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा। 3 तरीके से कम करेगा। एक, एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन में जाकर जमा कर देगा। ठीक, समझ रहे हो ना? तो एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन में जमा कर दिया तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया। फिर दूसरा, किडनी से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था ना, किडनी से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। जब रोक देगा तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू कैल्शियम बॉडी से बाहर जाएगा। इस प्रकार भी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ कि नहीं? तीसरा तरीका, इंटेस्टाइन से आंत से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था, इंटेस्टाइन से आंत से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देगा। ये तीसरा तरीका ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का। समझ रहे हो ना? जब बढ़ जाएगा तो कम करने का काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। देखो, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा। हाँ, इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय कितना वे?
3 रास्ता से, देखो दिख रहा है, देख ब्लड का जो कैल्शियम है उसको, उस कैल्शियम को कहाँ जमा दे देगा? बोन में, इसको बोन बोल लेंगे ना। तो ब्लड का कैल्शियम कहाँ जमा हो गया? बोन में। इस प्रकार ब्लड में कैल्शियम कम हुआ कि नहीं? किडनी से जो एब्जॉर्ब हो रहा था ना, री एब्जॉर्प्शन, उस एब्जॉर्प्शन को घटा देगा, तो ब्लड में कम हुआ, एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं दिया। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा था ना, उस एब्जॉर्प्शन को ही कम कर दिया, फिर ब्लड में कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो लिखेंगे यहाँ डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कहां से? फ्रॉम किडनी से। यहां किडनी से एब्जॉर्प्शन को घटा दिया, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को घटा दिया, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था उसको रोक दिया ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़े नहीं। जो पहले से बढ़ा हुआ ब्लड में कैल्शियम लेवल था, वो ब्लड का कैल्शियम को कहां जमा कर दिया? ब्लड का कैल्शियम को कहां जमा कर दिया? बोन में। यहां लिख सकता है, हाँ। शिफ्ट ब्लड कैल्शियम, शिफ्ट ब्लड कैल्शियम कहां? इनटू द बोन। ब्लड का कैल्शियम को कहां शिफ्ट कर दिया? बोन में। इस 3 तरीका से ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? कौन सा हार्मोन करेगा? कैल्शिटोनिन हार्मोन। बढ़ा हुआ कैल्शियम को ब्लड से बोन में डाल देगा, कम हो गया। किडनी से एब्जॉर्ब होने देगा ही नहीं, फिर कम होगा। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने देगा ही नहीं, फिर कम होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो उसको कम करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? कैल्शिटोनिन। कौन सा हार्मोन? कैल्शिटोनिन। अब खाली कमे करने के लिए हार्मोन चाहिए, जब कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए भी तो हार्मोन चाहिए ना। तो बढ़ाने के लिए हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ ग्लैंड होता है, बटन शेप का ग्लैंड, उस ग्लैंड को बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। उससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को बोलेंगे पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल को जब घट जाएगा तो क्या करेगा? बढ़ाएगा। समझ रहे हो अभिजीत? तो जब पीटीएच हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा तो इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलेंगे कि हाइपो? इसको बोलेंगे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलेंगे ना। हाँ, तो इस प्रकार आप देखो कैल्शिटोनिन को कैसा हार्मोन बोलेंगे? कैसा हार्मोन? हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन। देखो, तो इस प्रकार ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम कौन 2 हार्मोन करेगा? एक कैल्शिटोनिन हार्मोन, दूसरा पीटीएच हार्मोन। समझ रहे हो? जब बहुत ज्यादा कैल्शियम ब्लड में हो जाएगा तो उसको कम करने का काम कौन करेगा? कैल्शिटोनिन हार्मोन। पढ़े? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? पीटीएच हार्मोन करेगा ना। अभी पीटीएच हार्मोन तब पढ़ेंगे जब हम पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो थायराइड ग्लैंड का पैराफोलिकुलर सेल हार्मोन निकालेगा, उस हार्मोन को बोलेंगे कैल्शिटोनिन हार्मोन। चूंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है इसलिए इसको बोलेंगे हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन बोलेंगे। फंक्शन, इट डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ना। याद रखना, जब
8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो कैल्सीटोनिन एक्टिवेट नहीं होगा। ये तभी एक्टिवेट होगा जब 10 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम का लेवल हो। समझ रहे हो ना, नॉर्मल से ज्यादा होगा तब ना एक्टिवेट होगा। जब 15 मिलीग्राम हो जाए, 20 मिलीग्राम हो जाए, तब कैल्सीटोनिन हार्मोन एक्टिवेट होगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कम करेगा। एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन में शिफ्ट कर देगा, फिर कैल्शियम को किडनी से अब्जॉर्ब होने नहीं देगा, फिर कैल्शियम को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होने नहीं देगा। इस प्रकार ब्लड में कैल्शियम रेगुलेट रहेगा ना। तो अब तुमको अच्छा बताओ, कैल्सीटोनिन हार्मोन स्टिमुलेट कब होगा? पैराफोलिकुलर सेल से। कम कैल्शियम का कंडीशन में कि ज्यादा कैल्शियम का कंडीशन में? ज्यादा कैल्शियम का कंडीशन में। एक बात नोट देख के लिख सकते हैं, नोट देके, कैल्सीटोनिन हार्मोन स्टिमुलेट इन केस ऑफ हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन। होगा कि नहीं होगा रे? हाँ, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन स्टिमुलेट इन केस ऑफ हाइपर की हाइपोकैल्सिमिक, इन केस ऑफ हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा उस कंडीशन में कैल्सीटोनिन हार्मोन स्टिमुलेट होगा कि नहीं? हाँ, कैल्सीटोनिन हार्मोन सप्रेस कब होगा, मतलब निकलना बंद कब होगा? जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा कि बहुत कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। वो भी बात लिख सकता है तो लिख लेते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन सप्रेस हो जाएगा, घट जाएगा व्हेन ब्लड में कैल्शियम लेवल कम की ज्यादा कम, व्हेन हाइपो कैल्शियमिक कंडीशन। समझ रहे हो ना? देखो, हम थायराइड ग्लैंड पर है, थायराइड ग्लैंड का देखो लोब्स कैसे होता पर है, कितना प्रकार का सेल होता? 2 प्रकार का, फोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेल से किस प्रकार थायरोक्सिन हार्मोन बनता है देख लिए, पैराफोलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन बनता है? कैल्सीटोनिन देख लिए। ब्लड में क्या करेगा? कैल्शियम का लेवल को कम करेगा। किस किस तरीके से करेगा? 3 तरीके से। एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन में जमा कर देगा, फिर किडनी से कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने नहीं देगा, फिर इंटेस्टाइन से कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने नहीं देगा। इस तरीका से ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कम करेगा। कौन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। तभी एक्टिवेट होगा जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, तब कैल्सीटोनिन काम करना कम कर देगा जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए, क्योंकि ये कम करने के लिए ही बना है। जब पहले से ही कम है तो कभी एक्टिवेट होगा नहीं होगा। अब हमको स्पेशली ये फोलिकुलर सेल जो निकाल रहा था हार्मोन, कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, इसका फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तब ना हम देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया, कौन सा बीमारी? घट गया तो कौन सा बीमारी? इसको उतारो। क्या बजा? देखो टाइम देखो तो, पूरे हो गया। एक रुको ना, अभी 10 मिनट रुकना, 1-3 हुआ ना, 1-10 तक लगना, भूख हम लोग लगा हुआ है। अब फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन थोड़ा देख लेंगे। जल्दी उतार। समझ रहा है तुम्हारे उसे? हाँ, कहाँ चले गया था बीच में तुम्हें? कहा है? परफ्यूम मार के कौन आया है? तुम्हें आया है? तुम्हें आया है? स्नान नहीं करती तुम? परफ्यूम मार के आया है, जानते हो वो ऊपर कौन? नाम में भुला गए, लेकिन जो भी है वो हमारे रूम में भी है वो परफ्यूम। तुम ही मारी होगे ना, तुम तो गोबर में नहा के आई है, मार ही नहीं सकते।
काट नहीं देना। देखो थायराइड ग्लैंड से जो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकल रहा था उसका फंक्शन देख लिए। अब उस थायराइड ग्लैंड का मेन हार्मोन कौन सा होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। उसका फंक्शन देखेंगे ना, क्या क्या होता। नॉर्मल हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करेगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रेगुलेट करेगा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा। करेगा कि नहीं? सब बात लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ देखो फंक्शन ऑफ कौन सा हार्मोन? सबसे पहले बॉडी में जितना भी चीज नॉर्मल चल रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट का अर्थ हुआ नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स, जो बेसिक फंक्शन है उसको रेगुलेट कौन करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। तो लिख सकता है इट रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा। फिर इट रेगुलेट रिस्पायरेशन रेट। इट रेगुलेट रिस्पायरेशन रेट। अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो रिस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन घट गया तो रिस्पिरेशन रेट घट जाएगा। फिर देखो इट रेगुलेट हार्ट बीट जिसको हम बोलते हैं पल्स। अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, अगर थायरोक्सिन घट गया तो हार्ट बीट घट जाएगा। फिर देखो इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन घट गया तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। घटेगा कि नहीं? अब देख इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर हो जाएगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन घट गया बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा लगने लगेगा इंसान को। होगा कि नहीं रे? अब देख इट रेगुलेट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। आंत का जो गति होगा उस गति को भी रेगुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा। थायरोक्सिन हार्मोन घट गया तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट घटेगा। घटेगा कि नहीं? जब थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ने से डायरिया होगा कि कॉन्स्टिपेशन? तो डायरिया होगा। थायरोक्सिन हार्मोन घटने की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट घट जाएगा तो डायरिया होगा कि कॉन्स्टिपेशन? तो जवाब होगा कॉन्स्टिपेशन। होगा कि नहीं होगा? हाँ थायरोक्सिन हार्मोन का रिमेनिंग फंक्शन कल देखेंगे। ठीक तारो